नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हमले की। अमित शाह ने अखिलेश जयंत की दोस्ती पर हमला करते हुए कहा है कि जिसने अपने पिता और चाचा की नहीं सुनी वो जयंत की क्या सुनेंगे। मौका मिला तो वो जयंत की जगह आजम खान को बिठाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बने जाट मुस्लिम समीकरण पर अमित शाह का यह बड़ा हमला है। वैसे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच दोस्ती, सत्ता और धोखे की कहानी कोई नई नहीं है। आरएलडी के संस्थापक चौधरी चरण सिंह की मौत के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई में मुलायम सिंह ने चौधरी अजीत सिंह को धोखा दे पार्टी पर कब्जा कर लिया था। फिर अजीत सिंह ने पार्टी विधायकों को तोड़कर मुलायम सिंह को विधायक दल के नेता पद से हटवा दिया था, जिसका बदला मुलायम सिंह ने 1989 में अजीत सिंह के विधायकों को तोड़कर खुद मुख्यमंत्री बनकर ले लिया था। बाद में मुलायम सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी और अजीत सिंह को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक क्षेत्र विशेष में समेट कर रख दिया था। अखिलेश और जयंत की यह दोस्ती फिलहाल भले ही सही चलती हुई दिख रही हो, लेकिन दोनों ही नेताओं के दिल में धोखे और मौके का इतिहास दबा है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अखिलेश सत्ता पाने के लिए जयंत का इस्तेमाल कर रहे हैं या जयंत मुस्लिमों से बदला लेने के लिए अखिलेश का सहारा ले रहे हैं। क्या जाट और मुस्लिम के बीच दोस्ती कराने की अखिलेश की यह कोशिश सत्ता पाने की साजिश है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय सिंह। इसके अलावा आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे सुरेंद्र शर्मा जी, और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। जाटलैंड के चुनावी संग्राम में अमित शाह ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर जमकर प्रहार किया। अमित शाह ने एसपी आरएलडी गठबंधन को कटघरे में खड़ा करके सवालों की बौछार कर दी। चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू, किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा भाई? देखो, अगर गलती कर दी, बननी नहीं है सरकार, मगर सपा की सरकार बन गई तो तीसरे दिन जयंत बाबू चले जाएंगे और आजम खान जेल से निकलकर वहां बैठ जाएंगे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे की दहशत से पूरा पश्चिमी यूपी सहमा हुआ था। जाटों पर एक तरफा कार्रवाई हुई थी। कई जाटों को जेल में जबरन ठूंस दिया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में एक बार फिर आशंका जताई जा रही है कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या पश्चिमी यूपी में एक मुजफ्फरनगर जैसा दंगा होगा? क्या जयंत चौधरी की भूमिका निष्क्रिय हो जाएगी? समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान चुनाव के समय हुआ। ऐसे में इस गठबंधन को जाट वोटरों को अपने पाले में लाना एक प्रयोग कहा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी अखिलेश यादव इस तरह का प्रयोग करते आए हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया था। 2019 में अखिलेश ने अपने धुर विरोधी मायावती से भी हाथ मिलाया था। दोनों जगह अखिलेश यादव के हाथ निराशा लगी, उनका प्रयोग असफल रहा। अखिलेश यादव ने इस बार जाट वोटरों पर प्रयोग किया है। इसके लिए अखिलेश ने जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है। तो दूसरी तरफ जाट समुदाय मुजफ्फरनगर दंगे को आज तक नहीं भूला है। बुलंदशहर में अमित शाह ने अखिलेश जयंत के सियासी प्रयोग पर चुटकी लेते हुए आरएलडी के अस्तित्व पर सवाल उठाया। तो राजनीति में कुछ भी, कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। समाजवादी पार्टी और आरएलडी की यह दोस्ती जो है इसी बात को बयां करती है। कल तक जो एक दूसरे के दुश्मन थे, आज
सत्ता के लिए एक दूसरे के दोस्त बने हैं, लेकिन ये दोस्ती कब तक चलती है? क्या एक दूसरे का सहारा लेकर के अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात की जा रही है, या प्रदेश के लिए, देश के लिए भी कुछ होगा? हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। इसके अलावा धनंजय सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सुरेंद्र शर्मा जी आरएलडी के। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और धनंजय, सुरेंद्र शर्मा जी आरएलडी के प्रवक्ता से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, ये जो अमित शाह जी का ये जो हमला है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो यह गठजोड़ है, यह गठजोड़ जो है ये मौका परस्ती है। एक तरीके से उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद यदि ये सोचते हैं जयंत की अखिलेश यादव उनकी सुनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव जो है इसके बाद जयंत की जगह हो सकता है कि वो आजम खान को बिठा दे। क्या आपको लगता है ये जो दोस्ती है ये अस्थायी है, चलेगी, या जिस तरीके का इतिहास आपके यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में चलता रहा है, क्या वही इतिहास फिर इस चुनाव के बाद भी दोहराया जाएगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सियानी बिल्ली खम्बा नोचे कहावत है जी। बड़ा स्पष्ट रूप से अभी 3 दिन पहले तक जो देश के गृह मंत्री हमारे नेता चौधरी जयंत जी को निमंत्रण भेज रहे थे, आज वो अनर्गल बात करना शुरू कर दिया है। वो मानते हैं कि आज उनकी हार है, आज जनता उनसे परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज हमारा गठबंधन ऐतिहासिक है, ईमानदारी के साथ है, मुद्दों पर है, कोई दिक्कत हमारे गठबंधन में नहीं है। लेकिन बीजेपी निश्चित रूप से अपनी हार मानी हुई है। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जो पहले चरण का जहां चुनाव होने जा रहा है, जिसको ये जाट की बात करते हैं, ये किसान आज इनसे बुरी तरह से नाराज है। अब से 13 महीने तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे इनके निकट में ही। आपने एक सुध नहीं ली उनकी। आज आप उनसे किसानों की बात करते हैं, आप उनके 700 से ज्यादा लोग शहादत हुई है उनकी, तो क्या उसमें क्या हुआ? आपने एक आंसू तक नहीं बहाए, आपने उनको संवेदना नहीं व्यक्त की। जिस देश का प्रधानमंत्री अगर डोगी कहीं मर जाता है तो निश्चित रूप से उसके संवेदना व्यक्त करते हैं। क्या वहां संवेदना के लिए कोई शब्द नहीं था? बल्कि उन्होंने अपने एक वरिष्ठ जो बीजेपी के जो है नेता है, वो कहीं है, उनसे कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं? वो उन्होंने बातचीत में इस तरह का जो तलखी तो आज उनको जरूरत है। सुरेंद्र जी, जो तलखी अभी आपके बयान में दिख रहा है बीजेपी के प्रति और जो नाराजगी आपकी दिख रही है, यही नाराजगी आपकी इससे पहले वाले चुनाव में अखिलेश यादव से थी, उनकी पार्टी के साथ थी। इससे पहले का जो इतिहास, राजनीतिक इतिहास, इस चुनाव से नहीं, इस चुनाव के पहले का जो राजनीतिक इतिहास है, कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन जो है राजनीति में नहीं होता है। और पहले के समीकरण और पहले का जो इतिहास है ये बताता है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में भी इसी तरीके के खटास रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों की दोस्ती है। खैर, आज की अगर आप लोगों को लगता है कि ये दोस्ती आगे रंग लाएगी तो मुझे ऐतराज नहीं है इससे। मैं तो चूंकि ये बयान आया है तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ धनंजय जी हैं, वो आपके इस बात का और इस आरोप का जवाब देंगे। धनंजय जी, क्या आपको लगता है कि किसानों का वोट पाने के लिए या किसानों के प्रति जो हमदर्दी बीजेपी दिखा रही है, वो आरएलडी के प्रवक्ता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि यह गलत है और जब हमदर्दी दिखानी चाहिए थी तब बीजेपी ने दिखाई नहीं, और अब जब चुनाव है तो हमदर्दी दिखा रही है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश और जयंत जी की ये दोस्ती जो है ये बीजेपी के लिए महंगी पड़ेगी? देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं जी, मैं रामकृष्ण की धरती से खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश में देश के फौलादी इरादे रखने वाले गृह मंत्री जी ने जो बात कही है, वो क्या कहा है उन्होंने अखिलेश यादव जी के इतिवृत्त पर नजर डाला है कि पहले भी उन्होंने इस तरह का काम किया। 17 में गठबंधन किया, उसको छोड़ दिया। 19 में गठबंधन किया, गठबंधन के बाद धत्ता बता दिया। और जो पिताजी और अपने चाचा के नहीं हुए, वो किसी अन्य के क्या होंगे? यहाँ पर वो जो बात कह रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भगवान राम की चरित्र पर अगर नजर डालें, पिता के एक बात पे वो 14 वर्ष के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। भगवान कृष्ण पर अगर नजर डालते हैं तो उन्होंने कंस का वध करने के बाद अपने नाना को जेल से निकाल करके उनको गद्दी पर बैठाया। लेकिन वर्तमान अगर हम अखिलेश जी की बात करें तो उन्होंने पिता से अपनी वो मंच पे भरे मंच पे उनके माइक छीन ली थी और चाचा और पिता को साइड की ट्रैक कर दिया था। ऐसा तो कंस नहीं किया था, या तो मुगल काल में औरंगजेब ने किया, या हम भारतीय संस्कृति में अगर आप बात करें तो कंस ने ऐसा किया, अपने पिता को बंदी बनाया और गद्दी ले ली। और उसको भी मजे की बात यह मुकेश जी को उसे भी सपने में भगवान कृष्ण आते थे। और वर्तमान जो यूपी के नेता हैं
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उनको भी सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं किसानों के, तो गांव गरीब किसान से हम सहानुभूति नहीं रखते, हम स्वानुभूति है। हमारे खुद गरीब प्रधानमंत्री गरीब परिवार से आते हैं, चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है, तो सहानुभूति की बात ही नहीं है। गांव गरीब किसान उनके लिए स्वानुभूति है, उन्होंने स्वयं इसको अनुभूत किया है, उन्होंने गरीबी को जिया है, वो जानते हैं कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, गांव गरीब किसान की पीड़ा क्या होती है। इसीलिए महिलाओं के बहते हुए आप नदियों के नीर से लेकर नैनों के बहते नीर से लेकर नदियों के छीर तक की जो चिंता कर रहे हैं, जो गांव गंगा साफ हो और माताओं के आंखों से भी अश्रु न बहे, इतनी चिंता जिस प्रधानमंत्री को है, जिस सरकार को है, जो किसान सम्मान निधि चला रही है, जो किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, हमारे लिए गांव गरीब किसान कोई कहां किताबी बातें नहीं है। हमारे लिए गांव गरीब किसान भोगा हुआ यथार्थ है। वर्तमान नेतृत्व के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, हमारे तमाम नेतृत्व के लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग आम जन है जो उठ करके जनता की सेवा करते करते यहाँ तक आए हैं और जनता की सेवा के लिए समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस सूत्र को जीने वाले हमारे नेता हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं, जो कि सन्यासी हैं। तो एक तरह से किसी को वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, इस तरह का तमाम नेतृत्व के लोग हैं। इसके लिए हमारे लिए एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, किसान महत्वपूर्ण है, नौजवान महत्वपूर्ण है, महिलाएं महत्वपूर्ण है, देश का आम जन एक एक व्यक्ति को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। और इसके लिए जो सीमित धनंजय गिरी जी, ये तो बात सही आप कह रहे हैं, ये जरूरी है, आप लोग हमें, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है, जाट और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। तभी बीजेपी इस गठजोड़ को तोड़ने में लगी है, या बीजेपी को लगता है कि ये गठजोड़ अगर सही में रहा तो बीजेपी के लिए पॉलिटिकली, खासतौर पे इस चुनाव में जो है नुकसान इसका हो सकता है। और शायद यह जो बयान है इसी से जोड़ करके देखा जा रहा है इसे। प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन सब विषयों पे काफ़ी करीबी से नज़र रखते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है कि ये जो नया समीकरण बना है अखिलेश और जयंत का, ये समीकरण बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदेह है, या बीजेपी किसी भी कीमत पर इस समीकरण के पीछे की जो राजनीति है, जाट और मुस्लिम का जो गठजोड़ है, इसे तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और इसीलिए ये बयानबाजी जो है ये इसी वजह से हो रही है? जी मुकेश कुमार जी, सोचने की बात यह है कि जो बात अमित शाह जी बोल रहे हैं, चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अखिलेश यादव वैसे ही है जैसा धनंजय गिरी जी भी बोल रहे हैं कि वो कंस ही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि जयंत चौधरी जी को बीजेपी पसंद नहीं रही और वो पसंद हुई जिनको ये कंस बताए? भाई इससे तो ये साबित होता है कि आपको जयंत चौधरी ने उनसे भी बुरा माना, इस वजह से वो आपका साथ आना पसंद नहीं उन्होंने किया, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना ज्यादा उन्होंने पसंद किया। तो इसका कारण पूरा आपका व्यवहार है। एनडीए का कुनबा टूटता और छूटता जा रहा है। वो देखिए पिछले चुनाव में आपके साथ कितने दल थे, इस चुनाव में कितने रह गए। इस दौरान जो आपने व्यवहार किया, किसान आंदोलन की भी चर्चा हुई, किसानों के जो किसान कृषि कानून को वापस लेने के लिए आपने चुनाव के आने का इंतजार किया, 1 साल तक आप चुप रहे, अब आपने किया। तो ये जो व्यवहार रहा, इस दौरान जो किसानों की मौत हुई, संवेदनाओं की जो कमी दिखी, तो इन कारणों से निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी ने उस कंस को, जो धनंजय गिरी जी बोल रहे हैं, उस कंस को बेटर माना बजाय अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को। ये खुद उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है। ये बात, इसका विश्लेषण ये है मुकेश कुमार। जयंत जी, माफ कीजिए, धनंजय जी जवाब दीजिए। जयंत जी के लिए मैं इतिहास के दो, मुकेश जी, मैं इतिहास के 2 संदर्भों का जिक्र कर रहा हूं। मैं किसी को कोई उपनाम नहीं दे रहा हूं, मैं कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं दे रहा हूं, किसी को कोई नाम नहीं दे रहा हूं। मैं इतिहास के संदर्भों को, तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं। जिसे प्रेम जी को किसी का नाम दे रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो देश के हम कोई इस तरह से बांट देखते हैं। हम तो विभाजन की और विखंडन की राजनीति ही नहीं करते। हम तो, हमारी राजनीति का मूल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है, मैं प्रेम कुमार जी, मैं आपसे ये मेरा ये सवाल है, क्या
जयंत जी को क्या आपको लगता है कि जयंत पूरे जाट समुदाय का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं? अगर जयंत और अखिलेश का गठजोड़ हो गया है तो पूरा जो जाट समुदाय है या पूरा जो जाट वोट बैंक है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। जो पिछले चुनाव में 2017 में जो जाट वोट जो है बीजेपी के साथ खड़ा था, वो जाट वोटर अब बीजेपी के साथ नहीं रहेगा क्योंकि जयंत उनके साथ नहीं है या जयंत ऐसा नहीं चाहते हैं। क्या ये बात तय हो गई है या ये बात किसने तय की कि जयंत ही जाट के नेता हैं या जयंत के कहने से ही जाट वोट डालेंगे अपना? प्रेम कुमार जी। जी मुकेश जी, देखिए ये बात तो चुनाव साबित करेगी, लेकिन जिस चुनाव नतीजे साबित करेंगे इस बात को, लेकिन जिस तरह का हमला, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उनसे ही जयंत चौधरी को महत्व मिल रहा है और ये पता चल रहा है कि नहीं, ऐसा लगता है कि किसान उनके साथ हैं, ऐसा लगता है कि जाट उनके साथ हैं। वो उनको लुभाने की भी कोशिश कर रही, उनको समाजवादी पार्टी को बुरा बता करके उनसे दूर होने और अपने पास आने का भी एक तरह से न्योता दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो खुद बीजेपी ये मान रही है कि जयंत चौधरी का कद जो है उन्होंने बढ़ाया है या किसानों का उनका समर्थन बढ़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, उनके रिएक्शन से ये बात साबित हो रही है। बाकी तो चुनाव नतीजे तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से बीजेपी महत्व दे रही है उससे लग रहा है कि जयंत को वह नेता अंदर से मान चुकी है। क्या धनंजय जी, क्या आपको लगता है कि जयंत को आप ये मान चुके हैं या जयंत और अब अखिलेश का जो ये गठजोड़ है, समाजवादी आरएलडी का ये जो गठजोड़ है, उसको बीजेपी मान चुकी है कि यही प्रतिनिधित्व कर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों का, किसान वोटरों का? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना वोट कास्ट करने का खुद का अधिकार है और हर आदमी अपने स्वयं के विवेक से निर्णय लेता है। लेकिन जहां तक जो अब बात प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या कहा है कि जो 17 में अखिलेश जी का चाल चरित्र चेहरा रहा है, जिसके साथ गठबंधन के चुनाव के बाद दोनों कभी मिले नहीं, 19 में मायावती जी के साथ गठबंधन किए, उसके बाद गठबंधन के बाद कभी मिले नहीं, तो आप उनका इतिहास सिर्फ बता रहे हैं। अगर उनका इतिहास बुरा है या अच्छा है, अगर आपके बारे में आपके इतिहास पर नजर डाली जा रही है तो उसमें बुरा है या अच्छा है, तो आपने जो किया है वही आपके सामने है। तथ्य खुद स्वयं बोल रहे हैं ना, जो बातें हैं सिर्फ फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं और तो कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई बात उसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जो पिता का नहीं हुआ, जो चाचा का नहीं हुआ, आपका क्या होगा? जो घटनाक्रम हुए हैं, जो इतिवृत्त है उनका, नहीं, ये बात यही जाकर के रुक जाती तो बात समझ में आती थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जयंत की जगह जो है वो उनको आजम खान को बिठाएंगे, यानी ये जो है निशाना जाट और मुस्लिम गठजोड़ पे था। देखिए, सपा तो का शुरुआत ही वहीं से हुआ है। सपा के अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो सपा की शुरुआत ही वहीं से हुई है, मुस्लिम तुष्टिकरण से हुई है। राम भक्त तो गोलियां चलाई थी और मुलायम सिंह जी ने कहा 14 मर गए तो क्या हुआ, 40 भी मर जाते तो कोई बात नहीं थी। और ये सपा का यही इतिहास रहा है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस देश में शुरू की थी, तमाम रीजनल पार्टियां उसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और उनको और बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं उसमें, और उनको तुष्टिकरण को, उनको पीसमेंट की जो कोशिश की जाती है और इस देश के मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा है। हमारी सरकार इस देश के मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ रही है कि भाई अब मुख्य धारा से जुड़िए, इस देश के आम नागरिक अपने आप को अब्दुल हमीद से जोड़िए, अपने आप को एपीजे अब्दुल कलाम से जोड़िए, मादरे वतन से जोड़िए, इस मिट्टी को नमन कीजिए, इसके साथ जुड़िए। और इस देश का आम मुसलमान भी यही चाहता है। लेकिन क्षुद्र स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थों की बलि बेदी पर जो राजनीतिक दलों द्वारा उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें सपा उत्तर प्रदेश में सबसे आगे चल रही है। और तमाम तरह के जो घटनाक्रम सपा के हैं, सपा के जो आप विकास की प्रक्रिया देख रहे हैं और सपा का जो पिछला शासनकाल आप उठा के देखेंगे तो ऐसा ही देखेंगे। मुख्यमंत्री के बाद आजम खान क्या महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आजम खान की भैंसे खोजने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस घूमती थी और आजम खान जी ने जो तमाम तरह के कब्जे कर रखे हैं जमीनों पे, कब्रिस्तान की जमीन को ले रखा है और तमाम जितने तरह के केसेस उन पर लगाए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कानून व्यवस्था उनके सामने कितनी बौनी थी। लॉ एंड ऑर्डर के कुछ था ही नहीं उनके आगे, वो जो चाहते थे वही कानून होता था।
और आप तमाम अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आप नाम सीरीज उठाकर देख लीजिए, तो सपा का जो इतिहास रहा है और जिस ढंग के लोग रहे हैं और जिस ढंग के लोगों को, माफियाओं को जिस तरह सपा ने संरक्षण दिया है और पर्टिकुलर धर्म विशेष के आधार पर जिस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, और दंगों में भी और मरने वाले लोगों में भी हिंदू और मुस्लिम में जो भी भेद किया जाता है, मुस्लिम को दिया गया, हिंदू को नहीं दिया जाता था, ये तमाम तरह की योजनाओं में हज हाउस बनाना, एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो सपा के द्वारा की गई थी, वो किसी से छिपी हुई नहीं। मुकेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सब पता है। बिल्कुल, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, और खासतौर पे सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर और जो कैराना का जो दंगा था, ये दंगा जो है 2013 के, इस दंगे की दाग जो है आज तक जो है उत्तर प्रदेश के, या कहें जो अखिलेश यादव की सरकार पर ये जो दाग है, ये अभी तक है, ये दाग धुला नहीं है। और ख़ासतौर पे जाट और मुस्लिमों के बीच में ये जो चीज़ें हुई थी, वो आज तक लोगों ने वहाँ पर, जो वहाँ के लोग हैं वो भूले नहीं हैं, वहाँ के पलायन को भी लोगों ने भूला नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी, खासतौर आपके नेता जयंत, क्या मुस्लिमों से बदला लेने के लिए अखिलेश का सहारा ले रहे हैं? क्योंकि जो उधर के जो समीकरण है, वहाँ के लोगों से जो बात हो रही, वहाँ के ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में नेता तो साथ में मिल गए, लेकिन जो वोटर हैं, उन वोटरों का साथ अभी तक नहीं मिला है। लोग इस बात से कन्विंस नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाएं। जयंत ने हाथ जरूर मिला लिया है, लेकिन वोटरों को कन्विंस करना अभी बाकी है। ये बहुत बड़ी चुनौती है आपकी पार्टी के लिए। सुरेंद्र जी, देखिए, जी, मैं भाई जी कहना चाहता हूं, कंच के मकान में रहने वाले लोग दूसरों पर पत्थर न फेंकें। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूं, गठबंधन की बार बार आप बात करते हैं, आज अकाली कहां है और शिवसेना कहां है? जिन ये प्रेम भावना की बातें करते हैं कि हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा, आप बता दीजिए ना, अकाली कहां है आज? आप शिवसेना कहां चली गई? अकाली और शिवसेना की बात नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अकाली पंजाब में, शिवसेना महाराष्ट्र में, और मैं गठबंधन की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर नेता आपस में गठबंधन कर लेते हैं तो क्या वोटरों का भी गठबंधन हो जाता है? क्योंकि जयंत सिन्हा ने उस घाव को नहीं झेला है जो कैराना के लोग, कैराना के हिंदू, कैराना के जाट, जिन्हें पलायन करना पड़ा उस दंगे के कारण, जो दर्द वो झेले हैं, वो जयंत जी तो नहीं झेले हैं। तो जयंत के हाथ मिला लेने से क्या वो वोटर भी हाथ मिला लेंगे? क्या वोटर भी उस दर्द को भूल जाएंगे? मैं ये बोल रहा हूं। आपके संवाददाता भी ग्राउंड पे होंगे, आप और भी पूरा मीडिया ग्राउंड पे है। ये मैं अपने संवाददाता और अपने ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है, उसी रिपोर्ट के आधार पर ये सवाल मैं भी बता रहा हूं, हम लोग भी ग्राउंड पे हैं। ये ऐतिहासिक गठबंधन है और ये केवल ग्राउंड पे, मतलब हवाई नहीं है, ये ग्राउंड पे है। और ये 10 तारीख को साबित भी कर देंगे कि हम कितने कहा किस पानी में कौन पार्टी है। यहाँ बड़ी स्पष्ट रूप से ये दोनों का गठबंधन ये आज का नहीं है। आप चौधरी चरण सिंह का इतिहास उठा के देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के पास क्या गठबंधन था? यही तो था दोनों गठबंधन, जिससे वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे थे। तो आज सर जाति का चौधरी चरण सिंह तक तो ठीक था, लेकिन जब जो अजीत चौधरी थे, अजीत चौधरी को तो धोखा दिया था मुलायम सिंह ने, फिर मुलायम सिंह को अजीत चौधरी ने धोखा दिया, फिर अजीत चौधरी जी को, बाकी ये सब तो चीजें चलती रही। इसीलिए तो कह रहे हैं, ये आप लोगों का जो गठबंधन है, इसमें तो प्यार और धोखा तो चलता ही रहा है। तो ये जो अभी आप लोगों ने हाथ मिलाया है, ये अगले चुनाव के बाद जो है वो धोखे में नहीं बदलेगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, गारंटी यही क्या थी कि बीजेपी जो है इसको शिवसेना को अलग कर देगी, ये क्या गारंटी थी? ये क्या गारंटी देगी? आज नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे शिवसेना को अलग कर दिया गया, वैसे अब आपको भी अलग कर देंगे, या आप उनको अलग कर देंगे, फर्क नहीं पड़ता? नहीं, ये तो देखिए, ये तो ऐसा तो सब तो राजनीति में सब कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप बताइए कि बीजेपी ने क्यों अलग कर दिया इनको? आप बता दीजिए, ये बताते बीजेपी पर रखता आपने अकाली दल को जो मंत्रिमंडल था शिवसेना कैसे अलग कर दिया, और अभी आपके 4-6 नेता टूट कर चले गए, वो इन्होंने अलग। मैं वही बात कर रहा हूं, देखिए जो बात मैं कह रहा हूं, आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती राजनीति में। गठबंधन आज है, कल नहीं रहेगा। जो अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण गठबंधन करते हैं, तो आज स्वार्थ दिख रहा है साथ होने में, कल अगर अलग होने का मकसद हुआ तो अलग भी हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नेता ने तो हाथ मिला लिया, क्या जनता और वोटर जो है ग्राउंड पे, क्या वो एक दूसरे की बात को मानने, क्या इस गठबंधन को जमीन पे एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल, जमीनी इसको अमली जामा पहना गया। जमीन में हर कार्यकर्ता एक दूसरा काम कर रहा है, हर वोटर एक दूसरे काम कर रहा है। और ये मैं ये मुकेश जी ये कहना चाहता हूँ, आप चिंता न, 6 दिन तो रह रहे हैं, 6 दिन बाद आपको पता चल जाएगा, देश को पता चल जाएगा गठबंधन कितना मजबूत है। नहीं, पता तो 10 तारीख को चलेगा सर, रिजल्ट तो 10 तारीख को आएगा। खैर हम इंतजार करेंगे। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है, बिल्कुल यही सवाल मेरा प्रेम कुमार जी आपसे भी, क्या आपको लगता है कि ये अखिलेश और जयंत की जो दोस्ती है, क्या जमीन पे भी ये दोस्ती है या सिर्फ नेताओं की दोस्ती है?
देखिए मुकेश जी, राजनीति में जब तक कोई दूसरे का वजन नहीं समझता है, तब तक क्या उसको तवज्जो देता है क्या? अगर अखिलेश यादव ने इतनी सीटें दी हैं आरएलडी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उनका वजन समझ करके ही दिया है, एक बात। और दूसरी बात कि जिस तरीके से अमित शाह जी जयंत चौधरी को महत्व दे रहे हैं, उससे भी इस बात की तस्दीक होती है कि जयंत चौधरी का जमीन पर आधार है। अगर नहीं होता तो ना अखिलेश महत्व देते, ना अमित शाह महत्व दे रहे होते। प्रेम तो कुमार ये बात तो बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन अगर 2017 के चुनाव के समीकरण को आप देखें तो वहां पर भी बबुआ और बुआ जो है वो साथ में थे, और दोनों के बारे में यही चीजें कही जा रही जो आज जयंत के बारे में और अखिलेश के बारे में कही जा रही, यही मायावती और अखिलेश के बारे में कही जा रही थी। और दोनों के वोट शेयर को अगर आप देखते तो लगता है ये तो विनिंग कॉम्बिनेशन है अगर दोनों का वोट मिल जाए तो। लेकिन क्या हुआ, जमीन पे वोट ट्रांसफर नहीं हुए। मायावती का वोट जो है वो तो ट्रांसफर हुआ अखिलेश को, लेकिन अखिलेश यादव का वोट जो है वो मायावती को ट्रांसफर नहीं हुआ, ये आप भी जानते हैं। और इसीलिए नतीजा क्या है, नतीजा आज ये है कि बीजेपी की सरकार है वहां पे। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, क्या जयंत और अखिलेश यादव ने ऊपर में तो दोस्ती कर ली है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट है, जो मुजफ्फरपुर और कैराना को झेला हुआ है, क्या वो इतनी जल्दी इन चीजों को भूल जाएंगे? क्या जयंत के हाथ मिला लेने से वो दाग, वो दर्द धुल जाएंगे, वो दाग धुल जाएंगे, वो दर्द मिट जाएगा? देखिए मुकेश जी, एक तो बोलने में आपसे एक थोड़ी सी त्रुटि हुई है कि लोकसभा चुनाव में जरूर एसपी बीएसपी का गठबंधन था, विधानसभा चुनाव में नहीं। बिल्कुल हाँ सही, लोकसभा की बात करें। जी 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 जी। तो लोकसभा चुनाव में फिर भी इस गठबंधन ने 15 सीटें जीती थी। इसके बावजूद कि बहुत हो सकता था कि और भी बुरे परिणाम होते, लेकिन इस रूप में भी देखा जा सकता है कि ये दोनों मिलकर लड़े तो शायद 15 सीटें जीत पाए, ये भी बात है। लेकिन हाँ, इस बार जो उत्तर प्रदेश का जो इस बार चुनाव है, उस चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में ये बड़ा फैक्टर है कि जो किसान आंदोलन हुए हैं या फिर बीजेपी के साथ जो छोटे छोटे दल पिछले चुनाव में थे इस बार साथ नहीं है, और एंटी इनकम्बेंसी है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस परिस्थिति में अगर जयंत चौधरी का महत्व हमको दिख रहा है कि अमित शाह भी उनको लुभा रहे हैं और अखिलेश जी भी साथ रख रहे हैं, तो इसका हमें मानना पड़ेगा कि जयंत चौधरी के साथ यहाँ पर जनाधार है, ये मैं कहना चाहता हूं। नहीं, ये बात तो मैं कह रहा हूं, ठीक है, जयंत चौधरी के पास जनाधार है, उनका एक वोट बैंक है, लेकिन वो अकेले लड़ते और जो वो अखिलेश के साथ लड़ रहे, क्या इसमें फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ट्रांसफर एक दूसरे का वोट होगा? क्योंकि गठबंधन तो तभी आप मजबूत कर पाएंगे ना, सीटों में तब्दील तो तभी हो पाएगा जब एक दूसरे का वोट बैंक जो है वो भी ट्रांसफर होगा। देखिए, निश्चित रूप से वोट बैंक जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तब तक तो परिणाम नहीं मिलते। जब दो दल मिलते हैं तो इस जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी अकेली भी लड़ी है और कांग्रेस के साथ मिलकर के भी लड़ी है, इस बार उसको बेटर साथी मिला है। अगर हम कहें तो कांग्रेस से बेटर परफॉर्मेंस आरएलडी का रहेगा। और तो नहीं, मैं बेटर नहीं कहूँ, मैं तो नहीं कहूँगा बेटर या बेस्ट, मैं कहूँ एक अलग साथी मिला है, क्योंकि अब सब तो अपने आप को एक दूसरे से बेटर ही कहते हैं। अलग साथी मिला, इसका क्या नतीजा होगा ये उसी में बताया, जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और सुरेंद्र शर्मा जी आरएलडी के प्रवक्ता उनसे भी और धनंजय जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि बीजेपी ने खासतौर पर जो पिछला जो घोषणा पत्र था बीजेपी ने घोषणा पत्र की सारी बातें कह रही कि सारी बातें जो भी वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। और खासतौर पे राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो अक्सर ये कहते थे कि भाई राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख भी अब आ गई। अब राम मंदिर बनने का काम भी जो है वो शुरू हो गया। क्या जिस तरीके से किसान के मुद्दे को कहा जा रहा है कि किसान के मुद्दे पर जाट नाराज है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट जो है वो किसान के मुद्दे पे पड़ेगा, लेकिन क्या जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राम के नाम पे या राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहे थे, वो राम मंदिर का काम पूरा हो जाने पे क्या बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे? मैं आरएलडी से शुरुआत करना चाहूंगा। जी सुरेंद्र जी। जी देखिए, हम भी सनातनी हैं, हर इस समाज में जो हिंदू सनातनी है। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, किसकी आस्था नहीं है भगवान में? हर आदमी को आस्थावान है। मैंने भी चंदा दिया, आपने भी चंदा दिया, सब आदमी चंदा देते हैं, दिया है। लेकिन क्या ये बीजेपी ने क्या राम मंदिर बना दिया? आप बताइए, राम मंदिर की जो बात उठा रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मंदिर बन गया। बीजेपी ने तो उसमें चंदा चोरी और कर ली। आपने देखा पिछले दिनों खूब चला। भाई जो चंदा है वो कहाँ गया? अब राम मंदिर की ये तो ध्रुवीकरण की बात करना चाहते हैं। इस समय कोई कुछ नहीं है राजनीति। आज 5 साल तक अगर कोई सरकार काम करती हो तो वो फिर राम मंदिर का पुराना घिसा पिटा मंदिर लाओगी, फिर वही ध्रुवीकरण की बात करेगी।
आप बताइए ना कि हमने विकास 5 साल में ये किया है। आपने विकास तो कुछ किया नहीं है, किसानों के आपने कुछ किया नहीं। अगर किसान करते तो नाराजगी क्यों पैदा होती है आपके साथ? बस सीधी आपने नौजवानों पर लटके बरसा दी। आपने अभी 26 तारीख को किसानों के लिए क्या किया है और विकास के लिए क्या काम किया? धनंजय गिरी जी हैं, मुझे लगता है कि इनके पास एक पूरी फहरिस्त, एक लिस्ट लेके बैठा है कि बीजेपी ने क्या किया है पिछले 5 वर्षों में। धनंजय जी बताइए क्या किया है, क्या विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग? जी, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है जो इनके आपने कहते हैं इनका मैनिफेस्टो में काम पूरा करते हैं। अबे किसानों का दुगनी कब करेंगे बता दीजिए ना। आप ये समझ लीजिए, अभी कल परसों जो बजट आया उसमें इन्होंने कृषि क्षेत्र को घटा दिया है। आप जो मनरेगा है उसमें 34% की कमी करी है, जिसको उन्होंने कि मजदूरों को जिससे मिला है उनकी मजदूरी मिली है, आप समझ लीजिए। और उसमें भी जो आप कितना कम कर दिया आप, ऐसा नहीं चलने वाला। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बढ़ाया भी है और मनरेगा के वो मजदूर जो उधर जाकर के काम करेंगे, वो बैलेंस हो रहा है उधर। लेकिन अभी बजट पे बात नहीं करूंगा, काफी अलग चर्चा हो जाएगी। आपने कहा कि काम क्या किया, धनंजय जी बताएंगे कि बीजेपी ने काम क्या किया। धनंजय जी बता दें। जी बता दें। मुकेश जी, ऐसा है कि एक सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी होती है, इस सरकार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। और 30 साल के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा कि थम्पिंग मेजोरिटी से कोई सरकार वापस आएगी और जनता उसको लेके आएगी, क्योंकि जितने काम किए गए हैं वो काम बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में का विकास बोल रहा है, एक एक जन देख रहा है, एक एक व्यक्ति देख रहा है। उत्तर प्रदेश में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या आप उठा करके देखिए, आज सड़कों का विकास उठा करके देखिए, ग्रामीण सड़कों का विकास उठा करके देखिए, हॉस्पिटल एम्स कितने बने उठा करके देखिए, जहां एक एक व्यक्ति अपने समय पर अधिकारी पहुंच रहा है, एक एक काम हो रहा है। जितनी बड़ी वैश्विक महामारी आई जिससे लड़ा गया, 15 करोड़ लोगों को जिस तरह से अनाज दिया जा रहा है, जितने तरह के काम उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, माताओं बहनों के आंसू पोंछे गए हैं, जो शौचालय का निर्माण कराया गया है, जो हमारी माताएं बहनें बाहर जाने के लिए जिन क्या परेशानी होती थी, मैंने एक्सप्लेन से बाहर है मुकेश जी। लेकिन जिस तरह से शौचालयों का निर्माण कराया गया है, आम जन के जीवन में जो सुधार किया गया है, जो उत्थान किया गया, जो विकास किया गया है, जिस तरह से विकास की गंगा बही है, डबल इंजन की सरकार ने, यूपी की सरकार, योगी जी की सरकार और दिल्ली में मोदी जी की सरकार ने मिलकर के जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश का विकास किया है, वो एक एक व्यक्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। टीवी पे बैठ के आप कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो गांव गरीब किसान है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, उसकी जो सुध ली गई है इस सरकार में, जो सरकार ने किसान सम्मान निधि शुरू की है, जो डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी ट्रांसफर होना शुरू हुआ, जो बिचौलिए हटाए गए हैं, जिस तरह से जो लोग बीच में सरकारों के कमीशन खोरी बंद हुई है, जिस तरह से अपराध का नियंत्रण हुआ है, आज हमारी माताएं सुरक्षित है। आप 24 घंटे यूपी में घूम सकते हैं, जहां अपराधियों का बोलबाला था, जहां सड़क रोड पर निकलने से डरते थे, जहां सुबह आप गए तो शाम को लौटेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी, वहां लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सरकार ने इतनी अच्छी कर दी है कि हर आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आप जिसको सुरक्षित महसूस करते हैं उन्हीं हाथों में सुरक्षित होकर रहना चाहते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जिस सरकार, जिस शासन, जिस व्यवस्था में अब रह रही है उसी को कंटिन्यू करेगी। और ये प्रो इनकम्बेंसी का फायदा ये होगा कि ये सरकार थम्बिंग मेजोरिटी से उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी करेगी। सुरेंद्र जी संतुष्ट हैं कि और भी कुछ चाहिए? नहीं, मैं आपको बता दूं, मुद्दे बहुत, देखिए आज कानून व्यवस्था की स्थिति ये जानते हैं कितनी बढ़िया करी है। आज भी जो हाथरस की लड़की जो है अभी भी न्याय मांग रही है, अभी 2 दिन पहले बुलंदशहर की लड़की भी न्याय मांग रही है इनसे, जो कानून की व्यवस्था की बात करते हैं। समझ लीजिए, मुझे बोलने का जरा मौका दे दीजिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी बहुत दूर नहीं गया है, 8 किसानों को आपने लखीमपुर खीरी में आपके ही गृह मंत्री ने कुचलाया, उनके बेटे नहीं, अभी तक जेल नहीं गया है, अभी तक जेल नहीं गया। किसानों का जहां तक सवाल उस कानून व्यवस्था की बात है, अभी पिच आपने बनाया है, आपकी सरकार के अधिकारियों ने पिच बनाया, जिसमें कौन खेल रहा है आप जान रहे हैं। और जहां तक सवाल कानून गुंडर बदमाशी की बात करते हैं, सर आप देख लीजिए, आपके मुख्यमंत्री पे इतने साथ वो थे, उनका जब एफिडेविट देंगे तो उसमें कितने उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे। ऐसा नहीं, 99% लोग तो आपके उस पर आज भी आपराधिक लोग हैं। कानून व्यवस्था की जहां तक बात आप कर रहे हैं, स्वाति सिंह का वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जिस बेटी बचाओ कहते थे, बेटी बचाओ, आपका नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है ना। मैं तो ये कहता हूं कि बेटी बचाओ बीजेपी का उनसे, आप जानते हैं, आप सेंगर को भी जानते हैं, आप चिन्नामंदिर जी को भी जानते हैं, सब जानते हैं आपका काम कर, सब कुछ देखा, दुनिया ने देखा आपका, आप चिंता ना करें। जहां तक सवाल है, अब सुन लीजिए मेरी भी, मैं सुना आपका आराम से। जहां तक सवाल है, आपने किसानों रोक नहीं रहा हूं, बोलिए। हमारे पास 5 साल में आपने 25 रुपए बढ़ाए गन्ने, मात्र 25 पैसे किलो में बढ़ते हैं। आप बिजली की बात कर दीजिए। ठीक है, हमारे पास शर्मा जी, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट में प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, क्या आपको लगता है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और ये जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन से निपटने की रणनीति जो है वो बीजेपी बनाने में लगी हुई है और ये जो बयान है ये इसी से रिलेटेड है। आने वाले दिनों में पूरा फोकस जो है इस गठजोड़ को लेकर के ही रहेगा। निश्चित रूप से मुकेश कुमार जी, पश्चिम का रण जो जीतेगा वही उत्तर प्रदेश का रण जीतेगा। ये सिम्टम्स है पश्चिम, और यही वजह है कि जो धनंजय जी ने जितनी बातें गिनाई अपनी तारीफ में अपनी सरकार के, अगर उन्हीं बातों पर वो चुनाव लड़ रहे होते तो उनको जयंत को अपनी ओर मूव करने का, आकर्षित करने का की जरूरत नहीं पड़ती, उनको दंगे की बात याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ विकास की बात पर लड़ते। लेकिन अगर वो इधर उधर देख रहे, इसका मतलब कॉन्फिडेंस जो है वो हिलता दिख रहा है। मैं संक्षेप में आपको कह रहा हूं। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। हम सभी मेहमानों से माफी मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। प्रेम कुमार जी आपका, धनंजय गिरी जी आपका और सुरेंद्र शर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो चर्चा थी अमित शाह के इस बयान पे, वो चर्चा आगे भी जारी रहेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण पे ही पूरा फोकस है। और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच में जो गठजोड़ है वो गठजोड़ ऊपर नेताओं के बीच में तो हो गया है, लेकिन क्या ये गठजोड़ जमीन पे जो वोटर हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर और कैराना के दंगों को झेला है, क्या वो भी इस बात को, इस समझौते को मानेंगे? क्या वो भी इस गठबंधन को वोट देंगे? यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही इस पूरे समीकरण को तय करेगा कि क्या वोटर जो है वो इस गठबंधन को सम्मान कर रहे हैं जितना जयंत और अखिलेश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रिजल्ट बदलेगा, नहीं तो रिजल्ट वही होंगे जो पिछले चुनाव में थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।